आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल काल का अध्ययन कर रहे हैं और मुग़ल काल में भी मुग़ल प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका हमने अध्ययन किया है। और हम मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में आपका एक पार्ट और बचा हुआ है, नगरीकरण। मुग़ल काल में नगरीकरण क्या था, किस प्रकार कौन से नगर को किस विद्वान के द्वारा क्या नाम दिया गया, किस नगर की संज्ञा दी गई और किस नगर को किस नाम से संबोधित किया गया, यहाँ की कुल आबादी कितनी थी। जैसे हम सामान्य बात करें तो यहाँ की शहरीकरण की जो आबादी थी, शहरी आबादी वो 15% थी और ग्रामीण आबादी लगभग 85% हुआ करती थी। मुग़ल काल को शहरीकरण का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जैसे राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया है। राल्फ फिच ने आगरा व फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया है। तो हम मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था में एक पार्ट और है, उसका अध्ययन करते हैं, मुग़ल काल में नगरीकरण। उसके बाद हम बात करेंगे मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। तो देखिए, अगला जो बिंदु है वो है मुग़ल काल में नगरीयकरण। मुग़ल काल में नगरीयकरण, ये अंतिम पार्ट है आपका मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का। तो एक तो मुग़ल काल को नगरीकरण का स्वर्णकाल कहा जाता है या शहरीकरण का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो मुग़ल काल को शहरीकरण का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा जाता है। मुग़ल काल को शहरीकरण का स्वर्णयुग कहा जाता है। और यहाँ मुग़ल काल में जो ग्रामीण जनसंख्या वो ज़्यादा थी और शहरी जनसंख्या कम थी। तो शहरी जनसंख्या 15%, शहरी जनसंख्या 15% व नगरों की जनसंख्या 85% हुआ करती थी। हुआ करते थे। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में आगरा सबसे बड़ा नगर था। ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी में आगरा सबसे बड़ा नगर था। आगरा 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ा नगर था। मुग़ल काल में 17वीं शताब्दी की बात करें, 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आगरा। राल्फ फिच ने भी कहा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। राल्फ फिच इन्होंने भी कहा है। राल्फ फिच, इनके अनुसार आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। आगरा व फतेहपुर सीकरी, आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। लंदन से बड़े हैं। तो ये किसने कहा है? राल्फ फिच ने। राल्फ फिच के अनुसार आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। इसी प्रकार देखिए, बर्नियर ने यहाँ के शहरों को नगर शिविर की संज्ञा दी। बर्नियर ने मुग़ल कालीन जो नगर हैं उनको शिविर नगर की संज्ञा दी। बर्नियर की बात करें तो इन्होंने मुग़ल कालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा दी। शिविर नगर की संज्ञा दी। तो मुग़ल कालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा देने वाले कौन थे? बर्नियर। और राल्फ फिच के अनुसार
आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। इसी प्रकार बर्नियर के अनुसार ही यदि हम बात करें, बर्नियर ने क्या कहा है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं है। दिल्ली पेरिस से कम नहीं है और आगरा दिल्ली से बड़ा है। दिल्ली पेरिस से कम नहीं है और आगरा दिल्ली से बड़ा था, और आगरा दिल्ली से बड़ा था। तो किसने कहा है? बर्नियर ने। तो बर्नियर ने एक तो मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा दी, और इन्होंने कहा कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं है और आगरा दिल्ली से बड़ा है। आगरा दिल्ली से बड़ा है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कुरियात, एक विद्वान है जिसका नाम है कुरियात। इनके अनुसार 17वीं सदी के प्रारंभिक चरण में लाहौर की गणना विश्व के सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। तो इन्होंने इनके अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में लाहौर की गणना विश्व के बड़े नगरों में की जाती है, या बड़े नगरों में की जाती थी। बड़े नगरों में की जाती थी। तो एक विद्वान है जिसका नाम है कुरियात। कुरियात के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में लाहौर की गणना विश्व के बड़े नगरों में की जाती थी। जबकि एक विद्वान है मोन्सरेट के अनुसार लाहौर का जो बाजार था इतना व्यस्त था, चलने पर कंधे कट जाते थे। चलने के दौरान कंधे कट जाते थे। ये किसने कहा है? मोन्सरेट ने। मोन्सरेट या मोन्सराट के अनुसार देखिए, लाहौर का बाजार इतना व्यस्त था, चलने पर या चलने के दौरान कंधे कट जाते थे। कंधे कट जाते थे। तो मोन्सरेट ने क्या कहा कि लाहौर का बाजार, देखो कुरियात तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरणों में लाहौर की गणना विश्व के बड़े नगरों में करता है, जबकि मोन्सरेट के अनुसार लाहौर का बाजार इतना व्यस्त था, चलने के दौरान कंधे कट जाते थे। चलने के दौरान कंधे कट जाते थे। इसी प्रकार मोन्सरेट ने कहा था कि भारतीय जो शहर हैं वो दूर से सुंदर दिखाई देते हैं और अंदर से ये बेतरतीब है। बाहर से सुंदर दिखाई दे, दूर से सुंदर दिखाई देते हैं और अंदर से ये बेतरतीब हैं। तो मोन्सरेट के अनुसार ही भारत के नगर दूर से सुंदर दिखाई देते हैं, तथा अंदर से संकरे वे बेतरतीब हैं। भारत के जो शहर हैं वो शहर या नगर दूर से तो सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से संकरे और बेतरतीब हैं। इसी प्रकार अबुल फजल ने अहमदाबाद का वर्णन एक आदर्श नगर के रूप में किया है। अबुल फजल, इसके बाद हम बात करें अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अहमदाबाद को एक आदर्श नगर बताया। अहमदाबाद को एक आदर्श नगर बताया
जबकि जहांगीर ने अहमदाबाद को गर्दाबाद और जहन्नुमाबाद कहा था। ध्यान रखना है, जहांगीर ने एक तो क्या कहा, गर्दाबाद, और एक जहन्नुमाबाद। अहमदाबाद को क्या कहा, एक तो गर्दाबाद व जहन्नुमाबाद। तो जो अबुल फजल है, अबुल फजल तो अहमदाबाद को एक आदर्श नगर बताता है, जहांगीर ने इसे गर्दाबाद और जहन्नुमाबाद की संज्ञा दी। तो ये नगरीकरण से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। इसी प्रकार एक विद्वान है मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु के समय तक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी। ध्यान रखना है, मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु तक कुल आबादी 10 करोड़ थी। मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु तक भारत की कुल आबादी कितनी थी, 10 करोड़, जबकि 17वीं शताब्दी के अंत तक 14.5 करोड़ आबादी थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक कुल आबादी 14.5 करोड़ थी। तो एक बार पुनः देखिए, हम मुगल कालीन नगरीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मुगल काल को शहरीकरण का स्वर्ण युग कहा जाता है। शहरी जनसंख्या 15% थी और नगरों की जनसंख्या शहरी जनसंख्या 15 और ग्रामीण जनसंख्या 85% थी। शहरी जनसंख्या 15%, ग्रामीण जनसंख्या 85%। आगरा 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ा नगर था। राल्फ फिच के अनुसार आगरा व फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर की संज्ञा दी और बर्नियर के अनुसार दिल्ली पेरिस से कम नहीं है और आगरा दिल्ली से बड़ा था। कुरियात 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में लाहौर की गणना विश्व के बड़े नगरों में करता है और मानसराट ये लाहौर के बाजार को इतना व्यस्त बताता है कि चलने पर कंधे भी कट जाते हैं। और इन्होंने कहा कि भारत के नगर दूर से सुंदर दिखाई देते हैं, अंदर से संकरे व बेतरतीब हैं। अबुल फजल ने अहमदाबाद को एक आदर्श नगर बताया, जबकि जहांगीर ने इसे गर्दाबाद और जहानाबाद कहा। मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु के समय भारत की कुल आबादी 10 करोड़ थी, जबकि 17वीं शताब्दी के अंत तक कुल आबादी भारत की कितनी थी, 14.5 करोड़। तो ये हो गई मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में आपका एक जो लास्ट बिंदु था, नगरीकरण। इसके बाद अब हम बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो मुगल कालीन स्थापत्य कला एक मिश्रित रूप दिखाई देगा। मुगल कालीन स्थापत्य कला में केवल भारतीय ही स्थापत्य कला नहीं है, भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया, तुर्की स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलेगा। मुगल कालीन जो भवनों का निर्माण है वो मुख्य रूप से स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाएगा। लेकिन शाहजहाँ से पहले अकबर के शासनकाल की जो इमारतें हैं वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन इमारतों का हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी इमारतें कहाँ कहाँ बनाई गई। तो स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है
वो केवल भारतीय स्थापत्य कला नहीं है, ईरानी, मध्य एशिया और तुर्की स्थापत्य का समन्वय दिखाई देता है। इसे इंडो पर्शियन अथवा इंडो सार्सेनिक शैली भी कहा जाता है। पहले हम कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग शासकों के समय स्थापत्य कला का कौन कौन सा विकास हुआ, कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, इन सभी का हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो मुगल स्थापत्य को इंडो पर्शियन व इंडो सार्सेनिक शैली भी कहा जाता है। इंडो पर्शियन व इंडो सार्सेनिक शैली भी कहा जाता है। और मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया एवं तुर्की स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलता है। तो इसमें भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया व तुर्की स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलता है। यानी केवल मूल रूप से भारतीय नहीं है, इसमें ईरानी, मध्य एशिया व तुर्की स्थापत्य का समन्वय देखने को मिलता है। इसी प्रकार पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रेसम काल कहा, या मुगल स्थापत्य कला को भारतीय वास्तुकला का ग्रेसम काल कहा। ग्रेसम काल कहा। तो पर्सी ब्राउन थे, पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रेसम काल कहा। इसी प्रकार स्मिथ ने इसे कला की रानी कहा था। स्मिथ ने कला की रानी कहा। स्मिथ ने कला की रानी कहा। कला की रानी। इसी प्रकार फर्ग्यूसन के अनुसार मौलिकता, भव्यता, मोहकता ये प्रमुख विशेषता है। फर्ग्यूसन के अनुसार स्वाभाविकता, मोहकता व भव्यता मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं हैं। मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार स्वाभाविकता, मोहकता और भव्यता मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी प्रकार यहाँ की जो भवन है उनमें भवनों में बहते हुए जल को दिखाया गया है। ऊंची मेहराबों का निर्माण हुआ है। ट्यूडर का प्रयोग हुआ, पित्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया। तो कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम बिंदु के अनुसार लिख लेते हैं। विशाल व आकर्षक गुंबद का प्रयोग देखने को मिलता है। विशाल व आकर्षक गुंबद का प्रयोग। ट्यूडर मेहराब का प्रयोग। ट्यूडर व मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार
भवनों में बहता हुआ जल यानी झरनों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पित्राड्यूरा पद्धति का प्रयोग, ये जो पित्राड्यूरा है ये सफ़ेद मार्बल पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, उसकी जड़ावत की जाती है जैसे पित्राड्यूरा। जैसे पित्राड्यूरा पद्धति का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एतमात उद्दौला के मकबरे में होता है, उसके बाद इसका प्रयोग होता है ताजमहल में, उसके बाद ताजमहल, ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें चार बाग शैली का निर्माण हुआ इस समय, चार बाग शैली में मकबरा बनाया गया, जैसे हुमायूं का मकबरा, चार बाग शैली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया। इसी प्रकार एक शब्द आता है मेमार यानी मुख्य वास्तुशिल्पी, जिसे अपन यहाँ नोट करें, एक शब्द आता है मेमार। जो मुख्य वास्तुशिल्पी होता था उसे मेमार कहा जाता था। मुख्य वास्तुशिल्पी, मुख्य वास्तुशिल्पी, मुख्य वास्तुशिल्पी को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मेमार। इसी प्रकार मीरे इमारत, मीरे इमारत, इसकी निगरानी में वास्तु का कार्य होता था या स्थापत्य का कार्य होता था। इसकी निगरानी में स्थापत्य का कार्य होता था, स्थापत्य का कार्य होता था। इसी प्रकार अबुल फजल ने दो प्रकार के मजदूर बताए हैं, जैसे अपन यहाँ नोट करें। अबुल फजल के अनुसार दो प्रकार के मजदूर थे। अबुल फजल के अनुसार जो मजदूर होते थे वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के मजदूर थे। तो पहला है इजारा, एक मजदूर इजारा, ये होता था कुशल मजदूर, इजारा कुशल मजदूर। और एक है आपका रोजिंदर, दैनिक वेतन मजदूर। यानी इसे प्रतिदिन वेतन मिलता था, दैनिक वेतन मजदूर। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला को एक तो इंडो पर्शियन और इंडो सार्सैनिक शैली भी कहा जाता है। ये भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया, तुर्की स्थापत्य कला का समन्वय है। पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा। स्मिथ ने कला की रानी, स्मिथ ने क्या कहा? कला की रानी। फर्ग्यूसन ने स्वाभाविकता, मोहकता व भव्यता को मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषता बताया है। यहाँ विशाल और आकर्षक गुंबद का प्रयोग देखने को मिलेगा। ट्यूडर मेहराब का प्रयोग, भवनों में बहता हुआ जल देखने को मिलता है। पित्राड्यूरा पद्धति, चार बाग शैली में मकबरा, जैसे ये मुख्य रूप से उदाहरण आएगा मुगल काल में। पहला उदाहरण आएगा हुमायूं का मकबरा, पहला उदाहरण हुमायूं का। मेमार, ये मुख्य वास्तुशिल्पी होता था, मुख्य वास्तुशिल्पी को मेमार कहा जाता था। और इसकी निगरानी में, यानी किसकी निगरानी में? मीरे इमारत की निगरानी में स्थापत्य का कार्य होता था। अबुल फजल ने दो प्रकार के मजदूर बताए, एक तो इजारा, ये कुशल मजदूर होते थे, एक है रोजिंदर, ये दैनिक वेतन मजदूर, यानी प्रतिदिन इन्हें वेतन मिलता था। तो ये दो प्रकार के मजदूर किसने बताए हैं? अबुल फजल ने। इसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल में किस शासक के समय कौन कौन से भवनों का निर्माण हुआ, स्थापत्य कला में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य की।
तो बाबर और हुमायूं में 2-4 लाइनें हैं, इनको देख लीजिए, क्योंकि अकबर के समय से स्थापत्य कला का जो मुख्य प्रभाव वो देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम बात करें जैसे बाबर की। बाबर ने एक तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत हरियाणा में। काबुली बाग मस्जिद जो कहाँ बनवाई गई? पानीपत हरियाणा में। संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड में। बाबरी मस्जिद अयोध्या, और ये मीर बाकी के निर्देशन में तैयार हुई थी, ध्यान रखना है। ये जो बाबरी मस्जिद है मीर बाकी किसके निर्देशन में तैयार होती है? मीर बाकी। नीलोफर बाग यानी कमल बाग ये धौलपुर में बनवाया गया। नूर अफगान या आराम बाग आगरा में। ये ज्यामितीय विधि के आधार पर बनवाया गया था, ज्यामितीय विधि के आधार पर। तो बाबर के समय 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड में है, बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, मीर बाकी के निर्देशन में तैयार होती है, नीलोफर बाग जो धौलपुर में है, नूर अफगान या आराम बाग आगरा में, और ये ज्यामिति विधि से बनाया गया था, ये ज्यामिति विधि से निर्मित है। हुमायूं के समय दीनपना शेर मंडल ये दिल्ली में है, आगरा की मस्जिद, और फतेहाबाद की मस्जिद जो कहाँ है? हिसार में। फतेहाबाद की मस्जिद हिसार में है। ये कुछ सामान्य बिंदु हैं इनसे। अब हम बात करते हैं अकबर के समय की स्थापत्य कला की। यहाँ से हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण या पहली जो इमारत है वो देखने को मिलेगी हुमायूं का मकबरा। यद्यपि हुमायूं के मकबरे में अकबर की कोई भूमिका नहीं थी, अकबर ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। अकबर के शासनकाल की ये पहली इमारत थी, अकबर के शासनकाल की ये पहली इमारत थी जिसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, उसके निर्देशन में इसका निर्माण करवाया गया था। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 अकबर। नंबर 3 आपका बिंदु है अकबर। अकबर के समय की स्थापत्य कला की अगर हम चर्चा करें तो इसमें पहला पार्ट आता है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो एक तो ये अकबर के काल की पहली इमारत है, अकबर के शासनकाल की पहली इमारत है। तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने करवाया था, और इसका प्रमुख स्थापत्यकार था मीरक मिर्ज़ा गयास, जो ईरान का था। मीरक मिर्ज़ा गियास, जिसका संबंध कहाँ से था? ईरान से। तो अकबर के शासनकाल की पहली संरचना है, अकबर के शासनकाल की पहली संरचना, अकबर के शासनकाल की प्रथम इमारत है। लेकिन अकबर का इसमें कोई योगदान नहीं था, निर्माण में अकबर का योगदान नहीं, निर्माण में अकबर का योगदान नहीं। तो जो हुमायूं का मकबरा है अकबर के शासनकाल की पहली इमारत है, पहली संरचना है। यद्यपि अकबर का इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं था, इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने किसकी देखरेख में? स्थापत्यकार मीरक मिर्ज़ा गयास, जिसका संबंध कहाँ से था? ईरान से। ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसे हुमायूं के मकबरे को किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसे एक तो कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी, यानी ताजमहल की डिजाइन यहाँ से ली गई है। नंबर 2 वफादार पत्नी की
महबूबाना पेशकश, वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश। और मुग़ल कालीन कब्र भी कहा जाता है, इसे मुग़ल कालीन कब्र भी कहा जाता है, मुग़ल कालीन कब्र भी कहा जाता है। तो जो हुमायूं का मकबरा है, इसमें पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया। मुग़ल काल में पहली बार दोहरी गुंबद का प्रयोग देखने को मिलता है। पहली बार मुग़ल काल में 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी ये बगीचे से घिरा हुआ है। इसमें 4 दीवारी है, यानी चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। तो ये 4 बाग पद्धति का प्रथम उदाहरण है। 4 बाग पद्धति का प्रथम उदाहरण। मुग़ल काल की यदि हम बात करें, इससे पहले यानी बगीचे से घिरा हुआ जो मकबरा है सिकंदर लोदी का भी है। पहली बार बात करें, सिकंदर लोदी का मकबरा है, वो भी बगीचे से घिरा हुआ है। तो 4 बाग पद्धति का प्रथम उदाहरण है मुग़ल काल में। इसी प्रकार दोहरी गुंबद का प्रथम प्रयोग, दोहरी गुंबद का प्रथम प्रयोग या प्रथम बार उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है। और इसमें दफनाए गए, इसमें कौन कौन दफनाए गए, इसमें दफनाए गए प्रमुख कौन कौन हैं। एक तो देखिए हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम, हमीदो बानो बेगम, दारा सिको, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात, आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड, ये दफनाए गए थे। इसमें हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, दारा सिको, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद दरजात, आलमगीर सेकंड, इनको दफनाया गया। इसी प्रकार 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा गालिब को यहीं से गिरफ़्तार किया गया था। तो अपन नोट डाल के यहाँ लिख लेंगे, ध्यान रखना है। इसी की एक लाइन में यहाँ नोट कर देता हूँ, नोट 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह सेकंड व मिर्ज़ा गालिब को यहीं से यानी हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार किया गया था, यहीं से गिरफ़्तार किया गया था, यहीं से गिरफ़्तार किया गया था। तो एक बार पुनः देखिए, हम मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे बाबर की यदि हम बात करें, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, संभल की जामा मस्जिद रुहेलखंड में है, बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, मीर बाकी आपको पता है वर्तमान में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहले राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, इसलिए मस्जिद के लिए वहीं पे अलग जगह दे दी गई है। तो मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया था। नीलोफर बाग धौलपुर में, नूर अफ़गान या
आराम बाग आगरा में है। ये ज्यामितीय विधि के आधार पर बनाया गया और बाबर को यहीं दफनाया गया था, बाबर को यहीं दफनाया गया था। जैसे हम बाबर की बात करें, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। हम एक बार एक लिस्ट बना लेंगे अलग से, कौन कौन से शासक का मकबरा कहाँ कहाँ है वो अलग से हम बात कर लेंगे। हुमायूं दीन पना शेर मंडल दिल्ली, आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया। फतेहाबाद की मस्जिद कहाँ बनवाई? हिसार में। अकबर के समय स्थापत्य की बात करें तो हुमायूं का मकबरा, यद्यपि अकबर के शासनकाल की पहली संरचना है, पहली इमारत है, लेकिन इसके निर्माण में अकबर की कोई भूमिका नहीं थी। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने मीरक मिर्जा गयास जो स्थापत्यकार था इसकी देखरेख में करवाया। और इसे ताजमहल का पूर्वगामी, वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, मुगल कालीन कब्र भी कहा जाता है। चार बाग पद्धति का प्रथम उदाहरण मुगल काल में, दोहरी गुंबद का प्रथम उल्लेख, ये चार दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें दफनाए गए हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, दारा सिको, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, आलमगीर सेकंड और 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफ़र, यानी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा गालिब को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार ये नालंदा के पंचरथ से प्रेरित भी है, ध्यान रखना है, ये नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है, नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है। और इसमें स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं, इसमें स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम अकबर कालीन स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की हुमायूं का मकबरा। यद्यपि हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल की पहली संरचना थी, लेकिन उसके निर्माण में अकबर की कोई भूमिका नहीं थी। उसका निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ सामान्य छोटे छोटे बिंदु हैं। अकबर के बारे में जो डिटेल से हमें अध्ययन करना है वो फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया है। फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस स्मिथ ने बताया, क्योंकि अकबर के शासनकाल की जो सर्वश्रेष्ठ इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित हैं। तो उनका हमें डिटेल से अध्ययन करना है। इससे पहले ये कुछ दो दो चार चार लाइनें हैं, इनको आप नोट कर लेना, आराम से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगी। क्योंकि फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं वो बेहतरीन इमारतें हैं, उनको हम अलग से इसी प्रकार अगले जो वीडियो में चर्चा करेंगे वहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अकबर के समय की इमारतों का अध्ययन कर रहे थे। आगरा का लाल किला, देखिए दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। लेकिन आगरा के लाल किले में कुछ अन्य इमारतें हैं वो शाहजहां बनवाएगा। दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज, उनका निर्माण कौन करवाएगा? शाहजहां। तो उसका हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब शाहजहां का स्थापत्य कला का जो योगदान है या शाहजहां के समय स्थापत्य कला में क्या परिवर्तन आया उनका जब अध्ययन करेंगे, वहाँ अध्ययन करेंगे। तो आगरा का जो लाल किला है मुख्य रूप से बनवाया तो किसने था? अकबर ने। लेकिन इसमें कई जो इमारतें हैं वो शाहजहां के समय की हैं, वो हम शाहजहां के शासनकाल में अध्ययन करेंगे। तो आगरा का लाल किला ये अकबर के द्वारा निर्मित है। और यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे? यमुना नदी, कासिम खां की देखरेख में आगरा का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां के समय निर्मित है और आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा निर्मित है कासिम खां की देखरेख में। और इसमें देखो क्या क्या है। एक तो दिल्ली दरवाज़ा, ये इसका प्रवेश द्वार है, ये इसका प्रवेश द्वार है। अमर सिंह का दरवाज़ा वह जयपुर भवन स्थित है। इसमें दिल्ली दरवाज़ा, अमर सिंह का दरवाज़ा, जयपुर भवन स्थित। आपको याद हो यहाँ शिवाजी को कैद करके रखा गया था। शिवाजी, हम जब शिवाजी का अध्ययन करेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें, आगरा का जो लाल किला है इसमें अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें, एक तो जहांगीर का महल और एक अकबर का महल, या इसे जहांगीरी महल और अकबरी महल भी कह सकते हैं। जहांगीरी महल और अकबरी महल। जहांगीर का जो महल है वह ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की नकल है। ध्यान रखना है, आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। लेकिन इसमें कई अन्य इमारतें होंगी जिनका निर्माण शाहजहां करवाएगा, वो हम आगे बात करेंगे। यमुना नदी किनारे स्थित है, कासिम खां की देखरेख में। इसमें दिल्ली दरवाज़ा, अमर सिंह का दरवाज़ा, जयपुर भवन स्थित है। अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें इसमें हैं, एक तो जहांगीर का महल और एक अकबर का महल। जहांगीर का जो महल है वो ग्वालियर के मान सिंह के महल की नकल है। इसके बाद एक है लाहौर का किला 1565,
ये भी कासिम खां की देख रेख में हुआ और ये भी कासिम खां। तो आगरा का लाल किला और लाहौर का जो किला है वो कासिम खां की देख रेख में ही बनवाया गया था। इसके बाद जौनपुर का शाही पुल 1562 में ये मुनीम खां की देख रेख में तैयार किया गया था। तो लाहौर का जो किला है वो कासिम खां की देख रेख में 1565, जौनपुर का ये आगरा का लाल किला है 1564-65 में इसका निर्माण हुआ था। आज जौनपुर का जो शाही पुल है वो किसने बनवाया, अकबर ने 1562 में और मुनीम खां की देखरेख में। जौनपुर का शाही पुल मुनीम खां की देखरेख में, लाहौर का किला और आगरा का लाल किला एक कासिम खां की देखरेख में तैयार हुए। अकबर का किला मैगजीन दौलत खाना, इसे शस्त्रागार भी कहा जाता है, इसे शस्त्रागार भी कहा जाता है। ये अजमेर में स्थित है और अजमेर में अकबरी मस्जिद भी बनवाई थी। अजमेर में अकबर के द्वारा अकबरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। तो एक तो अकबर का किला मैगजीन दौलत खाना, इसी को शस्त्रागार कहा जाता है। इसका निर्माण 1570 में अजमेर में अकबर के निर्देशन में अकबर के द्वारा करवाया गया था। और अजमेर में अकबर ने अकबरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अजमेर में अकबरी मस्जिद और एक शस्त्रागार या दौलत खाना। अटक का किला 1581, अटक का किला 1581 में सिंधु नदी के मुहाने पर। तो अकबर के द्वारा सिंधु नदी के मुहाने पर किस किले का निर्माण करवाया गया, अटक के किले का 1581 में सिंधु नदी के मुहाने पर। इसे सिंध का सागर भी कहा जाता है। किस किले को सिंध का सागर भी कहा जाता है, अटक के किले को। इसके बाद है इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी को, 1583। इसमें जनाना महल और 40 स्तंभों का महल भी बना हुआ है। तो इलाहाबाद के किले में जनाना महल व 40 स्तंभों का महल बना हुआ है। अबुल फजल के अनुसार बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता था, पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता था। तो आगरा का लाल किला यमुना नदी किनारे कासिम खां की देखरेख में। इसमें दिल्ली दरवाज़ा, अमर सिंह का दरवाज़ा, जयपुर भवन स्थित है। शाहजहाँ ने इसमें कई इमारतें बनवाई थी, वो हम अलग से अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतें, वो शाहजहाँ के शासनकाल में जब अध्ययन करेंगे वहाँ बात करेंगे। अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें, एक तो जहांगीर का महल और एक अकबर का महल। जहांगीर का जो महल है वो ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की नकल है। इसी प्रकार लाहौर का किला 1565, ये भी कासिम खां की देखरेख में और ये भी कासिम खां की देखरेख में। जौनपुर का शाही पुल 1562 में और एक इसकी देखरेख में तैयार हुआ, मुनीम खां की देखरेख में। अकबर का किला मैगजीन दौलत खाना अथवा शस्त्रागार 1570 अजमेर में। अकबर ने अजमेर में अकबरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो अजमेर में अकबरी मस्जिद भी बनवाई थी, ध्यान रखना है, अकबरी मस्जिद भी बनवाई, अकबरी मस्जिद भी इन्होंने बनवाई थी। इसी प्रकार अटक का किला 1581 सिंधु नदी के मुहाने पर, इसे सिंध का सागर भी कहा जाता है। अटक का किला 1581 सिंधु नदी के मुहाने पर, इसे सिंध का सागर भी कहा जाता है। इलाहाबाद का किला 1583, इलाहाबाद का किला 1583, इसमें जनाना महल और 40 स्तंभों का महल स्थित है। अबुल फजल के अनुसार बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर एवं गारे का रूप प्रदान करता है। लेकिन अकबर के शासनकाल की जो सर्वश्रेष्ठ इमारतें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, फतेहपुर सीकरी में। क्योंकि 1569 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना बहाउद्दीन के निर्देशन में होती है, बहाउद्दीन के निर्देशन में हो गई थी और स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस बताया था। तो अकबर के समय जो फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं उन इमारतों का हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। अकबर के शासनकाल में मुख्य रूप से लाल पत्थरों का ही प्रयोग होता था, मुख्यतः लाल पत्थरों का प्रयोग होता था, यानी सफ़ेद मार्बल का जो प्रयोग है वो शाहजहाँ के समय यानी एक विशेषता बन जाती है। क्योंकि जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण राजस्थान में मकराना के मार्बल से किया गया था, मकराना के मार्बल से किया गया था। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। इसके बाद अकबर के समय की जो फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर जहांगीर के समय कौन सी इमारतें बनी, शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहाँ के समय कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ और उसके बाद हम बात करेंगे औरंगजेब। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।